जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अक्षय झा पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिफिकेशन वाला पार्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, ऐसा है कि मिड ऑफ द 19th सेंचुरी से पहले तक पूरा यूरोप जो था वो अलग अलग अंपायर में डिवाइडेड था। उस अंपायर का ना कोई भी बाउंड्री नहीं हुआ करता था। हर अंपायर के जो भी राजा हुआ करते थे वो किसी दूसरे अंपायर पर अटैक कर देते थे और अपनी टेरिटरी बढ़ा लिया करते थे। तो इसी तरह का सिस्टम चलता था वहां पे। ऐसे में एक अंपायर का छोटा छोटा बहुत सारा रीजन्स हुआ करता था जिसको कि प्रिंसिपैलिटीज कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशंस जर्मनी का भी था। जर्मनी भी मिड 18th सेंचुरी तक बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसा कि आप लोग पीछे फोटो में देख सकते हो। इन सब में पता है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि ध्यान में रखना होगा, वो था प्रूशिया। आगे अभी ये कहानी में आएगा। तो चलिए हम लोग यूनिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप सोच के देखो, आपके घर में 8 कमरे हो, उनमें से 2 में आप रहते हो और 6 पर किसी और का अधिकार हो। कोई और 6 आदमी हो आके वहां पे रहते हो। आप बताओ आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत घुटन महसूस होगा और आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी वो 6 कमरे भी आपके पास आ जाएं और आप पूरा परिवार एक घर के अंदर रहो। बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशंस और सेंटिमेंट्स यूरोप के लोगों में मिड ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद से आ गया। ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी के लोगों में भी आया। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक अंपायर के या एक नेशन के अलग अलग पार्ट को उठाकर एक कर देना, उसको यूनिफिकेशन कहा जाता है। आइए अब हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन की कहानी को समझते हैं। तो देखो क्या हुआ कि मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में जो जर्मनी के लोग थे ना, उनके मन में ये जो रिवॉल्यूशन होता है, डेमोक्रेसी होता है, उसका सेंटिमेंट्स थोड़ा साइड होने लगा और ज्यादा वो लोग फोकस करने लगे कि ठीक है, डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन हमें यूनिफिकेशन चाहिए। यानी कि उनके अंपायर का जो पार्ट जो दूसरे देश ने कब्जा कर रखा है वो उनके पास होना चाहिए। ऐसे में अगर आपने पीछे हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1848 में पूरे जर्मन कॉन्फेडरेशंस के जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे वो सब एक होकर के कोशिश किए थे कि जर्मनी को यूनिफाइड करके एक इलेक्टेड पार्लियामेंट लाने का, लेकिन उसमें वो असफल हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि 831 डेलीगेट्स की जो टीम थी मिडिल क्लास की, वो जाके किंग को अपना जो एक लेटर था सबमिट किए थे, जिसके द्वारा वो जर्मनी को यूनिफाइड करना चाहते थे और इलेक्टेड पार्लियामेंट लाना चाहते थे। लेकिन उस समय के तात्कालिक किंग ने आर्मी का हेल्प करके और जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे जिनको जंकर्स कहा जाता है, उसके हेल्प से उनके उस चीज को सप्रेस कर दिया, उसके डिमांड को सप्रेस कर दिया। और उसके बाद जो जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था ना, प्रूशिया वालों ने कहा, जर्मनी वालों तुमने ट्राई कर लिया ना, अब हमारी बारी है। देखो हम आपको बताते हैं कि कैसे जर्मनी को यूनिफाइड करना है। तुम पूरा जर्मनी मिलके एक बार तो कोशिश कर लिया, लेकिन वो यूनिफाइड तो कर नहीं पाया। तो अब प्रूशिया के लोगों ने कहा, और खास के वहां की जो आर्मी थी उसने ठाना कि हम जर्मनी को यूनिफाइड करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, ये यूनिफाइड करने की क्या जरूरत थी? ठीक तो था कि अगर किसी का बाउंड्री फिक्स नहीं हो तो किसी पर भी अटैक करके और ज्यादा रीजन्स अपने में ले आओ, कितना बढ़िया है। लेकिन नहीं, देखो जो यूनिफाइड क्षेत्र होता है जहां पे कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स होता है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना बहुत आसान हो जाता है और आप अगल बगल के दूसरे क्षेत्र पे डोमिनेट कर सकते हो। तो पॉलिटिकली डोमिनेट करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है नेशन का वो फिक्स हो। बस क्या था, प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे हुआ करते थे
ऑटो वन बिस्मार्क, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। हालांकि वो लोग कंजर्वेटिव्स में आते थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जर्मनी को एक बनाएंगे। 7 इयर्स तक 3 अलग अलग कंट्री के साथ वॉर हुआ, जो कि आप लोग यहां पीछे यहां पे देख सकते हो। तो इन तीनों वॉर में, जो कि 7 इयर्स तक चला, प्रूशिया जीत गया। अच्छा, ये 3 कंट्री, हाँ मुझे पता है याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, मैं बताता हूं, बस कुछ नहीं। ADF, क्या याद रखना है? ADF, ए से ऑस्ट्रिया, डी से डेनमार्क, एफ फॉर फ्रांस। तो ADF 7 सालों तक इन कंट्रीज के साथ वॉर हुआ और प्रूशिया जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब प्रूशिया जीत गया, जर्मनी हो गया यूनिफाइड। विक्ट्री तो बनती है, जीत हुई थी। अब विक्ट्री के लिए एक जगह फिक्स किया गया जर्मनी के अंदर, वर्साय नाम की एक जगह थी। वर्साय में एक हॉल हुआ करता था जिसको हॉल ऑफ मिरर्स कहा जाता है। वहां पे सब लोग जमा हुए। दिन था 18 जनवरी 1871। वहां पे सब लोग जमा हो गए। जो ऑस्ट्रिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उनके और जो सबऑर्डिनेट्स थे, उसके बाद जो आर्मी थे, और चूंकि उससे पहले तो पूरा जर्मनी अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड था, जैसा कि आप लोग यहां पीछे देख सकते हो। तो जो भी प्रिंसिपैलिटीज थे, उसके जो भी रूलर हुआ करते थे, उन सबको बुलाया गया। वो सब वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स बने और उन सब के सामने ये घोषणा किया गया कि जर्मनी जो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज यानी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, वो सब यूनिफाइड हो चुका है। और अब ये जर्मनी जो है, यहां पर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा और जो मोनार्की था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हिसाब से अब जर्मनी चलेगा। और राजा बनाया गया केसर विलियम फर्स्ट को। केसर विलियम फर्स्ट राजा बन गए। वहां पर इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा, रूल रेगुलेशंस वहां के लोग बनाएंगे और इस तरीके से जर्मनी हो गया यूनिफाइड। लेकिन जर्मनी यूनिफाइड तो हो गया, अब पूरे क्षेत्र को एक बनाना था, उसके लिए बहुत सारे चेंजेस लाने थे। तो प्रूशिया जो कि नायक था पूरे जर्मनी को एक बनाने का, उसने बहुत सारे चेंजेस किए अपने क्षेत्र में। उसने क्या किया, बहुत सारे सिस्टम को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज कहो या मॉडर्नाइज कहो। मॉडर्नाइज का मतलब होता है कि जो समय चल रहा है ना, उस समय के डिमांड को मीट करने के लिए जो चेंज करना पड़ता है ना, उसको आप समझ सकते हो, तो वो मॉडर्नाइज होता है। तो उसने क्या किया, प्रूशिया ने सबसे पहले करेंसी को मॉडर्नाइज किया। उसके बाद जो लीगल सिस्टम था यानी कानून वगैरह जो था, उसमें भी चेंजेस किया। जुडिशरी सिस्टम था, उसमें भी चेंजेस किया। जो बैंकिंग सिस्टम था उसको भी इफिशिएंट बनाया चेंज करके। तो इन चारों को कहा जाता है मॉडर्नाइज करना। जब आप चेंज करते हो कि करंट जनरेशन के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मीट कर सके, तो उसको कहा जाता है मॉडर्नाइज करना। उसको मॉडर्नाइज किया गया और धीरे धीरे प्रूशिया का ये जो मॉडल था ना, पूरे जर्मनी के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। पूरे जर्मनी में फिर प्रूशिया के इसी मॉडल को अडॉप्ट किया गया और कांग्रेचुलेशन, अब जर्मनी यूनिफाइड भी हो गया और एक नेशन बिल्डिंग भी बन गया। एक नेशन वहां पर बन गया। और ये जो मॉडल था ना जर्मनी का नेशन बिल्डिंग बनने का, ये पूरे यूरोप में उसके बाद बिल्कुल फेमस हो गया। तो आप लोग इस टॉपिक का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई एम सॉरी, तो उसको आप चाहो तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं कोशिश करूंगा कि अभी और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं जिसमें यूनिफिकेशन का पूरा पार्ट मैं आप लोगों को समझा दूं, अच्छे से समझा दूं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस एक कमेंट कर देना। जो भी चीजें आपको समझ में आया हो, जैसे भी समझ में आया हो, आप हमें जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।